राखी पर मोदी सरकार ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा। मध्यम वर्ग के लिए एलपीजी गैस होगी सस्ती। 1260 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मिली मंजूरी। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान की बड़ी तैयारी। 243 सीटों पर चिराग की नजर। बहनोई अरुण भारती का आया बयान, कहा गठबंधन को मिलेगा मजबूत समर्थन। तेजस्वी यादव का रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों और महिलाओं से पत्र लिखकर अपील, कहा एक राखी मेरे नाम का भी बांधे। पप्पू यादव का अमित शाह पर तीखा प्रहार, कहा लोकतंत्र के दुश्मन है ये, चुनाव आते ही इनको याद आ जाते हैं राम और सीता। महीने भर चलने वाले श्रावणी मेले का आज अंतिम दिन। 52 लाख से ज्यादा कांवरियों ने किया जलार्पण। घर लौटने लगे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आइडियल एक्सप्रेस देखने वाली सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले महिलाओं के लिए, जिन्हें वो अपनी बहन मानते हैं, भारत की हर महिला को वो बेटी और बहन मानते हैं, और उन्होंने उनके लिए एक उपहार दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं विस्तार से। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा देते हुए उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी सब्सिडी पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे सस्ती रसोई गैस मिल सके। तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए 42,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। सस्ती रसोई गैस के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आपको बताते चले, सब्सिडी देने का उद्देश्य बाजार की कीमतों से कम कीमत पर रसोई गैस बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान का भरपाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर है। हेमंत सोरेन इस वक्त रामगढ़ के नेमरा में हैं। वहां पर उन्होंने किसानों के साथ कुछ समय बिताया है और खेती का भी अनुभव लिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। किसानों के सुख दुख में उनके भागीदार हैं। रामगढ़ जिला के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास से निकलकर सोरेन सीधे खेत में जा पहुंचे, जहां गांव की महिलाएं धान रोप रही थी। उन्होंने खेती की मेड़ों से गुजरते हुए धान को रोपा, और न केवल उन्होंने रोपा बल्कि अवलोकन भी किया, बल्कि किसानों से संवाद भी किया। खेती किसानी की जमीनी हकीकत को समझना कोई सोरेन से सीखे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि हमारी अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की पहचान भी। किसान खुशहाल होगा तभी झारखंड और देश सशक्त बनेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इसी बीच एलजेपी के नेता चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है एनडीए, उस पर अपना दबदबा दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या है बड़ी खबर, इस पर एक नजर डालते हैं। बीच बीच में चिराग सुशासन बाबू की सरकार में शासन में कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कहकर एनडीए में नेतृत्व को लेकर भ्रम पैदा कर दिया है उन्होंने। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व से जल्द ही उनको मुलाकात करनी पड़ सकती है, जिसमें उन्हें चुनाव के मद्देनजर एनडीए की एकजुटता और नेतृत्व को लेकर साफ गोई बनाए रखने का संदेश भी दिया जा सकता है। इस बीच लोक चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती का बयान सामने आया है।
जिसने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। अरुण भारती का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। इससे पार्टी को मिलेगा मजबूत समर्थन। चिराग पासवान के पास विजन और नेतृत्व की क्षमता भरपूर है, किसी अन्य नेता के पास ऐसी क्षमता कहां। साथ ही यादव नेताओं पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया है। वोटर लिस्ट मुद्दे पर तंज कसते हुए चिराग पासवान के ऊंचे पद पर देखने की इच्छा भी व्यक्त की है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारा सोच सच की तह तक जाना। नंबर 1 की होड़ में खबरों से खिलवाड़ नहीं, हमारा प्रयास खबरों को खबरों की मंजिल तक पहुंचाने। हमारी ताकत हमारा टीम और आपका भरोसा हमारी हिम्मत। हम हैं आइडियल एक्सप्रेस। आइडियल एक्सप्रेस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, OTT और आपके टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने रामगढ़ी में हुए सीता माता के मंदिर के निर्माण को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। आइए एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर कहा है कि यह एक परंपरा का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से जब नीति आयोग ने इनकार किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भरपाई की और उसके लिए कई कड़े कदम भी उठाए। जीतन राम मांझी ने बताया कि आज सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। साथ ही कहा कि अब बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि, राज्य में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बाद भी बिहार को हर तरह से सहायता मिल रही है और वो भी सिर्फ पीएम मोदी के कारण संभव हो पाया है। साथ ही जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर वोट चोरी वाले आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, साबित कीजिए, चुनाव आयोग ने हलफनामा देने को कहा है। ये तो लगातार परंपरा है और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा जब नीति आयोग ने मना किया कि हम किसी को नहीं देंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक न अनेक उपाय चला रहे हैं। उसी में आज सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर का शिलान्यास हुआ। साथ साथ आपने सुना होगा कि लोग पूछा कि मिथिलांचल के लिए क्या किए हैं, तो अमित शाह जी ने दर्जनों योजनाओं का नाम बताया, जिसमें मखाना बोर्ड का, पश्चिमी काशी कैनाल का, कोसी कैनाल का और कई एक रेलवे की बात की। इससे हम समझते हैं कि विरोधी लोगों का मुंह बंद होना चाहिए, बस। और क्या वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना एक अलग है, साबित करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन कहा है कि साबित कीजिए और आप एफिडेविट करके वो दीजिए। इसमें उनको दिक्कत क्या हो रही है? इसका मतलब ही झूठ मूठ का वो हल्ला कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी इन लोगों का तो मुद्दा है नहीं, तो झूठ मूठ का कभी कुछ करेंगे। तो हिसाब वही है कि हाथी अपना चलते रहता है और बाकी लोग अपना आवाज करने लगते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे दलितों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसा ही आपके बहाने। चिंता नहीं करें, वो दलितों के लिए जितना ही तैसी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हम लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उतना ही तैसी वो लोग नहीं हैं, इसलिए उसकी चिंता न करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किया है। दरअसल सीतामढ़ी में बने माता सीता के भव्य मंदिर को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को राम और सीता याद आ जाते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव ने और क्या कहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। पप्पू यादव ने सीता मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को चुनावी स्टंट करार देते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, चुनाव के समय नेताओं को भगवान राम और माता सीता की याद जरूर आती है।
पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देश भर में वोट की चोरी की राजनीति हो रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी चोरी से चुनाव जीते गए हैं और उसी तरीके से केंद्र में सरकार चलाई जा रही है। सवाल उठाया गया है कि जब वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो इसी सूची के आधार पर हुए लोकसभा चुनाव में जीते सभी नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा क्यों नहीं देते। पटना एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने अमित शाह को भी निशाना साधते हुए क्या कहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री का दावेदार है उसको फिनिश करो। झगड़ा यहाँ आप लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? झगड़ा है बीजेपी के अंदर, जो मुख्यमंत्री है उसको फिनिश करो। भैया सबको पता है कहां कहां से चोरी करके और कितना घपला किए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ईडी सीबीआई के पास सब कुछ है। तो इन पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रहा है? ये बीजेपी का गेम प्लान है, दिलीप जी, सम्राट जी, मंगल पांडे को फिनिश करने का गहरी साजिश है। सुन लीजिए, अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को आप लोग पनाह देना चाहते हैं, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब एक बात सुनिए, अमित भाई से हम पूछना चाहते हैं, 2,70,000 पूर्णिया, 3.5 लाख पटना, इसी घुसपैठिया के आधार पर आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहले रिजाइन कर दीजिए। और इसमें आप कह रहे हैं नेपाल, म्यांमार, और इसमें ईबीसी, दलित, सबसे ज्यादा नाम काट दिया इन्होंने, ईबीसी, एसटी का, दलित का। तो क्या दलित ईबीसी घुसपैठिया है? और 1 महीना के अंदर इनको कौन सा तुर्की का सैटेलाइट आ गया कि इनको पता चल गया कि 20 लाख वोट मर गया, 37 लाख मिसिंग है और 8 लाख डबल जगह है। आप हमको बताइए, ये सीसीटीवी फुटेज गायब करने वाला पार्टी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है देवघर यानी बाबा धाम से। बाबा धाम में श्रावणी मेला पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसका आज अंतिम दिन है। बता दें कि वहां से कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने मन को मोह लिया। लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है इस मेले के समापन का, वैसे वैसे मायूसी देखी जा रही है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर विवश कर देगी। हमारे संवाददाता कुणाल ने बात की है एक किन्नर समाज के लोग से। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसा व्यवस्था हमेशा मिले, और हम बिहार सरकार का ऐसा व्यवस्था नहीं है जैसा झारखंड का है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की सुविधाएं एकदम अच्छी नहीं है, जबकि यहाँ बहुत ही अच्छी है। और वहाँ पे गंदगी भी बहुत है, जबकि यहाँ बहुत अच्छी सफाई है। यहाँ पे रोड में चलने के लिए रास्ते में जगह जगह पर झरना का व्यवस्था किया गया था, जगह जगह पर निःशुल्क व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगी कि ऐसा व्यवस्था हर किसी को मिले, और झारखंड सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा व्यवस्था हर साल बाबा नगरी आने वाले लोगों को सुविधा मिले। जी, हमारा पहला जो है यात्रा था। हम लोग पहले से ये बहुत दिन से, मैंने सालों से सोच रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो पहला बार जो है हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर क्या मिलेगा, क्या व्यवस्था रहेगा। लेकिन सुने थे कि बहुत अच्छा व्यवस्था जो है वहाँ जगह जगह दुकानें लगी है, जगह जगह खाने पीने का सामान, नहाने धोने या कोई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है।
लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ। फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस।